नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बोर्ड बैठक की फॉर्मेलिटी मात्र 45 मिनट में हुई पूरी। न मुद्दे न बजट पर हुई चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पारित। मेरठ हापुड़ सांसद अरुण गोविल ने रखा था प्रस्ताव। AIMIM के पार्षदों ने किया विरोध। भावनपुर की संजय विहार कॉलोनी में फैन बॉक्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सिलेंडर फटने से 4 मजदूर झुलसे। दमकल विभाग की गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। हापुड़ रोड पर पुलिया का निर्माण होने के बाद अब गढ़ रोड का निर्माण कार्य शुरू होने से तेजगढ़ी से गांधी आश्रम तक की रोड 50 दिन के लिए बंद। पीपली खेड़ा के जंगल में आग का तांडव। बिजली के तारों में चिंगारी उठने से 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने बचाए कई खेत। पत्नी ने पति को दवाइयों के साथ पिलाया जहरीला पदार्थ। पति का आरोप नीले ड्रम की धमकी दे रही है। पुलिस ने की जांच शुरू। भूनी टोल को लेकर भिड़े बाराती और टोलकर्मी। कई बाराती घायल, एक की हालत गंभीर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुई वायरल। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी बीजेपी पर हमलावर बोली। राहुल सोनिया को बदनाम करने और इमेज खराब करना चाहती है बीजेपी। और चलते चलते में बोर्ड बैठक में एक तरफ जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ पार्षद जनप्रतिनिधियों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सांसद अरुण गोविल का किया सपोर्ट। तो पार्षदों ने कहा सभी समस्याओं का समाधान वन नेशन वन इलेक्शन। सिटी हलचल का स्पेशल कार्यक्रम। बोर्ड बैठक को हंगामे से बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दों पर बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। 19 अप्रैल की बोर्ड बजट बैठक के बाद लग रहा था कि 21 अप्रैल की बोर्ड बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की गिनती पर चर्चा की जाएगी, पार्षदों के व्यवहार पर चर्चा की जाएगी, नौचंदी में 10 लाख के उद्घाटन पर चर्चा की जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपने मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन मेरठ की बीजेपी यूनिट और महापौर हरिकांत अहलुवालिया ने एक अलग ही मोड़ पर बोर्ड बैठक का समापन करा दिया। स्थानीय समस्याओं के दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दों पर प्रस्ताव रखा, जिसे AIMIM के पार्षदों के अलावा सभी ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। मात्र 45 मिनट में बोर्ड बैठक पूरी हो गई। पार्षद आए, अपना अपना खाने का पैकेट लेकर चलते बने। और जिन मुद्दों को लेकर 3-4 दिन से नगर निगम पार्षदों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की राजनीति गर्म आ रही थी, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की। आपको बता दें, मेरठ हापुड़ सांसद अरुण गोविल ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा, जिसको ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज और महापौर हरिकांत अहलुवालिया की उपस्थिति में सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर जनमत मनाने के लिए यह प्लेटफॉर्म अच्छा था, लेकिन सभी पार्षद दबे मुंह यही बात करते हुए नजर आए कि क्या इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दों से यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो गया था या फिर टकराव बचाने के लिए यह चाल चली गई। फिलहाल नगर निगम के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और महापौर हरिकांत अहलुवालिया समेत तमाम पार्षदों ने बोर्ड बैठक खत्म होने पर चैन की सांस ली और राष्ट्रगान के साथ ही बोर्ड बैठक का समापन भी हो गया। 47 राजनीतिक दलों में से 32 परम आदरणीय सांसद श्री अरुण गोविल जी ने वन नेशन वन इलेक्शन। भावनपुर थाना क्षेत्र के संजय विहार कॉलोनी में सोमवार को फैन बॉक्स बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा सिलेंडर भी फट गया, जिससे आग और भड़क गई। आग की चपेट में आने से 4 मजदूर झुलस गए। झुलसे सभी मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है कि संजय विहार कॉलोनी में सुमित गुप्ता की MS एक्सवे ब्रिलियंट के नाम से फैन बॉक्स बनाने की फैक्ट्री है। सोमवार दोपहर मजदूर फैक्ट्री में कार्य कर रहे थे। इसी दौरान फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप भी धारण करते हुए फैक्ट्री में रखा सिलेंडर अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद सिलेंडर फट गया। आग बुझाने के प्रयास में फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर जुनैद, कुलदीप और 2 महिला मजदूर कश्मीरी और सीता झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने बामुश्किल घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान FSO मनु शर्मा, CO सदर देहा शिव प्रताप सिंह, भावनपुर और मेडिकल थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हापुड़ रोड पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बिजली बम्बा बाईपास शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित है। उधर गढ़ रोड पर तेजगढ़ी से लेकर गांधी आश्रम चौराहे तक जो रास्ता है, उसे रविवार देर रात 50 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सोराब गेट की रोडवेज बसों की तेजगढ़ी से डाइवर्ट कर दिया गया है और सोराब गेट डिपो के पास ही बैरियर भी लगा दिए गए हैं। यातायात पुलिस ने यह निर्णय अनिश्चित समय के लिए लिया है। आपको बता दें, गढ़ रोड पर नई सड़क और अम्बेडकर कॉलेज वाली सड़क के बीच 2 स्थानों पर अब नाले की 2 पुलियां
का निर्माण कार्य रविवार की रात को शुरू हो गया है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने गढ़ रोड को बंद करने के लिए एसपी ट्रैफिक को एक पत्र भेजा था। उसी का संज्ञान लेते हुए एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने रविवार की रात से यातायात बंद करने का निर्णय लिया है। वैसे तो 50 दिन तक ये रास्ता बंद रहेगा, लेकिन अगर काम पहले हो जाता है तो रास्ता सिटी हलचल पर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से तेज गढ़ी चौपले से लेकर गढ़ रोड तक 50 दिन रूट डाइवर्जन रहेगा। और वजह साफ है, क्योंकि स्मार्ट रोड की जो योगी शासन की परिकल्पना है उसे साकार करने के लिए हम ये पूरा नगर निगम प्रयासरत है। हम बोर्ड बैठक में से आए हैं और बोर्ड बैठक में से आने के बाद आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शहर को स्मार्ट बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। अब्बू का नाला है, ये अब्बू का नाला वहाँ से होता हुआ आ रहा है और काली नदी में मिलेगा। इस अब्बू के नाले को कवर कर कर इसका उपयोग करने की जो योजना है वो तो बाद में परवान चढ़ेगी, लेकिन अभी इस पुल को बनाने का काम शुरू हो गया है। ये अंग्रेजों के टाइम से पहले का पुल है और अब इसको तोड़कर नया पुल बनाया जाएगा। बीच में मरम्मत होती रहती थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से दरार आ चुकी है। 50 दिन का टारगेट है और जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है। साथ ही साथ इस पूरे नाले को इस तरीके से चौड़ीकरण कर कर ब्यूटीफाई करा जाएगा, जिससे तेजगढ़ी चौपला और गढ़ रोड के बीच का जो रास्ता है वो स्मार्ट मेरठ की कल्पना को थोड़ा सा और बढ़ाए। आपको दिखा दें, दोनों तरफ से रास्ते रोक दिए गए। इधर ये जो गढ़ रोड से आ रहा है रास्ता, शौराब गेट डिपो से जो रास्ता आ रहा है उधर से यहाँ पर रोक दिया गया है और फिर तेजगढ़ी से जो रास्ता आ रहा है वो भी अब डाइवर्ट कर दिया गया है रूट प्लान। आपको बता दें, नगरायुक्त सौरभ गंगवार ने इस प्लान को लेकर पहले ही एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्र को एक लेटर भेज दिया था और उसके बाद ये परिकल्पना की गई थी। भैया उधर से आ जाओ, ये टूटा हुआ है। ये इस तरीके की यहाँ पर प्रिकॉशंस रखी जा रही हैं, क्योंकि जो आने वाले लोग हैं वो कभी भी इसमें पहुँचेंगे तो ये दब सकता है। लेकिन एक बात तय है कि नगर निगम ने 50 दिन के अंदर जो एक टारगेट रखा है उस टारगेट को ये पूरा कर पाएंगे या नहीं वो अलग बात है। इंजीनियर और उनकी टीम यहाँ पर लगातार स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये पूरी सड़क सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। माननीय मुख्यमंत्री नगर सड़क योजना है। ये लगभग 43 CR का खर्चा है इस पे। ये गांधी आश्रम से गढ़ रोड तक के लिए है। इसके बीच में 2 नाले आ रहे हैं, आबू 1 और आबू 2। ये जो है इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। जो पहले आर्च वाला कंस्ट्रक्शन था उसकी एज पूरी हो गई, तो इसको चौड़ा भी करना है और बाकी सारी यूटिलिटी वगैरह सब शिफ्ट करके अंडरग्राउंड कर देना है, यानी आधुनिकतम स्वरूप के हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है। इसमें सेंटर मीडियन भी हमारा चौड़ा हो जाएगा। तो उसी क्रम में इस पुलिया पे हमारा डे नाइट काम चल रहा है, इसलिए पब्लिक को थोड़ी सी जनसाधारण को परेशानी हो रही। डाइवर्जन दे रखा हमने, उम्मीद है कि 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने में उसको कंप्लीट कर लें। अभी तो हमारा फोकस इस पे है कि पुल जल्दी बना के पब्लिक का आवागमन रिलीव कर दें। इसके बाद वो भी प्रपोजल्स हमारे पाइपलाइन में है, नालों को पक्का करके उसको ड्रेन ऑफ करना, एसटीपी के साथ ट्रीट करके पानी आगे बढ़ाना। वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो पाइपलाइन में हैं और वो प्रगति पर हैं। उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष तक वो भी सेंक्शन हो जाएंगे। चूँकि योजनाएं बड़ी हैं तो चरणबद्ध रूप से इसको कर रहे हैं कि पब्लिक को एकदम से परेशानी ना आए, तो एक एक चीज़ें सेटल कर रहे हैं। ऐसी सीएम ग्रिड की 8 रोड जो है सड़कें स्वीकृत हैं और उस पर काम तेज़ी से चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में भी 4-5 सड़कें हमारी जा रही हैं। तो सबसे पहले पब्लिक का वास्ता जो 12 महीने में सड़क से रहता है उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश में है। आपसे भी अनुरोध है, सिटी हलचल आपसे अनुरोध करता है कि अगर आप तेजगढ़ी चौपला जा रहे हैं तो आप अपना रूट डाइवर्जन प्लान माइंड में लेकर घर से चलें। अगर चौपहिए पर चल रहे हैं, कार से आ रहे हैं, तो 2 पहिए से आएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी 50 दिन यही हाल रहने वाला है। अपने सहयोगी संजय के साथ के तेजगढ़ी चौराहे के पास आबू के नाले पर पुल पर ग्राउंड जीरो पर मैं हूँ के और मेरे साथ है संजय। पीपली खेड़ा के जंगल में आग का तांडव देखने को मिला। बिजली के तारों से उठी चिंगारी से गेहूं के साथ बीघा फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आसपास के खेतों को आग से बचाया। सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना मिलने के बावजूद दमकल विभाग की गाड़ी न पहुंचने से ग्रामीणों में गुस्सा है। दरअसल लोहियानगर थाना इलाके में पीपली खेड़ा के जंगल में
बबलू और जमशेद के खेत हैं। पता चला है कि गेहूं की पकी हुई फसल में आग लग गई। इससे ग्रामीण मौके पर दौड़े। आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। दोनों को जो 10 बीघे का खेत था उसमें से 3 बीघा फसल को ही बचाया जा सका, जबकि 7 बीघा फसल जलकर स्वाहा हो गई। ग्रामीणों ने गेहूं की कटाई कर आग को फैलने से रोका है। ग्रामीणों में आग की घटना को लेकर बेहद गुस्सा है और दोनों ही किसानों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनके खून पसीने की कमाई को आग ने लील लिया। मेरठ के लोहियानगर थाना इलाके में एक पति ने पत्नी पर दवाइयों के साथ जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगा है। पति का आरोप है कि पत्नी धमकी दे रही है कि तुम्हारा हाल भी ब्रह्मपुरी के नाले ड्रम की तरह होगा, मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी। गंभीर हालत होने पर पति को अस्पताल में भर्ती कराया है और इस मामले में पुलिस को तहरीर दे दी गई है। दरअसल लोहियानगर के 100 फुटा रोड बजोट के रहने वाले नदीम का आरोप है कि उसकी पत्नी मंजू के शाहिद नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध है। उसे जान का खतरा बना हुआ है। पत्नी मंजू ने दवाइयों के साथ जहरीला पदार्थ दे दिया है। नदीम का आरोप है कि मंजू बार बार ब्रह्मपुरी कांड की धमकी देती है कि जैसे नीले ड्रम में पति के टुकड़े कर भर दिया था तो मैं भी ऐसे ही भर दूंगी। नदीम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नदीम के जीजा शाहिद ने लोहियानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने को तहरीर दे दी है। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरे साथ ये हुआ, मेरी घरवाली से का साइड के लड़के से चक्कर चल रहा है और मुझे वो धमकी देती है। जब से वो कांड हुआ माधेपुरम वाला, ड्राम की धमकी देती थी, ड्राम में बंद करा के पेंट करा के तेरे ड्राम में वो करा दूंगी, ये जान से मरवा दूंगी। अब उसने जो है मुझे दवाई में जहरीला पदार्थ दे दिया। मेरठ के सरवरपुर थाना इलाके के भूनी टोल पर टोल को लेकर बाराती और टोलकर्मी भिड़ गए। आरोप है कि टोल कर्मियों ने बारातियों को दौड़ा कर पीटा और कई गाड़ियों पर भी पथराव कर डाला। वहीं बारातियों पर भी टोल कर्मियों से मारपीट का आरोप लगा है। इस भिड़ंत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें टोल कर्मी और बाराती भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरवरपुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा कायम कर लिया है। दरअसल बागपत के मंगलपुरा के रहने वाले अयास की बारात सरना नहर गई थी। बारात के लौटते वक्त भूनी चौराहे पर बस का टोल कटा और मैसेज आ गया था। टोल वाले बोले कि कैश में पेमेंट करो, लेकिन बाराती नहीं माने और कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। टोल कर्मियों ने बारातियों को दौड़ा कर पीटा। इसमें शादाब, उवेश और आरिफ घायल हो गए और कई अन्य के भी चोटें आई हैं। आरोप है कि बारातियों की कार पर भी पथराव किया गया। महिलाओं से भी अभद्रता की गई। वहीं आरोप है कि बारातियों ने भी टोल कर्मियों को पीटा है। इससे मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। घायल शादाब आनंद अस्पताल में भर्ती है और उवेश को भी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि दोनों पक्षों पर मुकदमा कायम कर लिया है और जाँच की जा रही है। ये सब देखो ईंट पड़ी इसमें गाड़ी में, ये पड़ी ईंटें। अच्छा ये भाई ये बदमाश बैठा रखे सारे टोलों पे, ये पुलिस वाले खड़े। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी बीजेपी पर बेहद हमलावर नजर आई। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के आरोप पत्र दाखिल करने पर कहा कि कांग्रेस को बदनाम और बदला लेने की साजिश कर रही है। बीजेपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बदनाम करना और लोगों के सामने इमेज खराब करना बीजेपी का उद्देश्य है, जबकि कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे नेताओं के खिलाफ उनके पास। उन्होंने कहा कि ईडी की रेड जितने भी नेताओं पर पिछले 10 साल में पड़ी है वो ज्यादातर विपक्ष के नेता हैं, जबकि एनडीए का एक भी नेता नहीं। जबकि भ्रष्टाचार के आस्कृत में बीजेपी के कई नेता डूबे हैं। दरअसल बीजेपी का पर्दाफाश करने को 57 लीडर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी मेरठ के कांग्रेस कार्यालय पर पहुंची थी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव भाटी और महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा और कांग्रेस नेता अवनीश काजला भी मौजूद है। पूरी तरह से हास्यास्पद है, पूरी तरह से फर्जी है और केवल कांग्रेस को घेरने का ये एक स्कैम है। इसके अलावा कुछ नहीं है, जिसमें ये पूरी तरह से फेल हो गए हैं और आगे भी इस तरह के प्रयासों में ये फेल हो। संघी जो है अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनके जूते पॉलिश कर रहे थे, उनके जूते चाट रहे थे। जिस समय हमारे लोग जो है शहीद हो रहे थे, देश के लिए शहादतें दी जा रही थी, फांसी चढ़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे और आंदोलन पे बैठे हुए थे आमरण अनशन तक, उस समय ये उनके अंग्रेजों के जूते चाट रहे। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स के विद्यार्थियों ने जेईई मेंस 2025 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल और मेरठ शहर का नाम रोशन कर दिया। विद्यालय परिसर में इस सफलता का जश्न मनाने के लिए सोमवार को भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर ने प्रतिभाशाली छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही तिलक लगाकर शुभाशीष देते हुए छात्रों और अभिभावकों का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ पुष्पमाला पहनाकर किया गया। इस शानदार कामयाबी को हासिल करते हुए करण
पिलानिया ने 99.85% टाइल अर्जित कर मेरठ सिटी टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। उनकी ऑल इंडिया रैंक 2301 रही, जो कि मेरठ शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही अन्य विद्यार्थियों के परिणाम भी सराहनीय रहे। शिवांश तोमर ने 99.31, माही ने 99.3, वंश जोशी ने 99.16, भव्य गुप्ता ने 98.5, पनव जैन ने 98.3, दक्ष गुप्ता ने 97.2, अमूल्य ने 97.17, प्रांजल सिंह राणा ने 97.01 परसेंटाइल स्कोर किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुमिन तोमर और स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को उनके अभिभावकों सहित वॉच, गिफ्ट, हैम्पर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स के फैकल्टी मेंबर्स को 1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। Everything was conducted very efficiently due to our मैं थोड़ा पास में आइए भैया, साथ में आइए, आप थोड़ा आगे आइए सर। ओके गुड। सर आप साथ में आएंगे, साथ में आइए। क्लोज यस। मेरे टीचर्स आर्यन भैया, प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर मैम, here with a sense of pride and gratitude. So my journey of teachers, and they might be wondering that this great result, what is the secret behind this great result? मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ और अगले साल ये इससे बेटर रिजल्ट होगा 12th वालों। आज हमारे यहाँ स्टार बैच के इंटीग्रेटेड कोर्स के बच्चों का जो जेई मेन का रिजल्ट आया है, उसमें उन्होंने एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस दी है। उन बच्चों को की हौसला अफजाई करने के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था। हमारे जो स्कूल से टॉपर आया है आईआईटी जेई में, करण पिलानिया, उसने 99.85 परसेंटाइल की है, जो कि शहर में सबसे बढ़िया है। उसने जेई में 2025 में धमाकेदार रिजल्ट प्रोड्यूस करे हैं। 35 बच्चों में से 15 बच्चे ऐसे हैं जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मेरठ टॉपर करण पिलानिया 99.85 परसेंटाइल उसकी है, साथ ही साथ उसकी ऑल इंडिया रैंक 2301 है। इसके अलावा शिवांश तोमर 99 परसेंटाइल के ऊपर है, माही अगेन 99 परसेंटाइल के ऊपर। कुल मिला के टोटल 15 बच्चे हैं जो स्कूल में रहते हुए ही बिना किसी कोचिंग के जिन्होंने मुकाम हासिल करा है। सोमवार को एसएसपी डॉक्टर विपिन तारा ने एसएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। पुलिस ऑफिस पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन तारा ने पुलिस ऑफिसर्स के सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया और सभी फाइलों को भी चेक किया। एसपी देहात कार्यालय से लेकर वाचक कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, गोपनीय विभाग समेत सभी विभागों के कार्यों को देखा और जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी के निरीक्षण के दौरान एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा, एसपी क्राइम अविनेश कुमार, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा समेत तमाम सीओ भी मौजूद रहे। यही से बना बस। सदर व्यापार संघ ने सदर बाजार में फैले अवस्थित केबल के तारों का अभियान चलाकर ठीक कराया। व्यापार संघ के महामंत्री सुनील दुआ के नेतृत्व में चले इस अभियान में नीचे लटके और टूटे हुए तारों को हटवा दिया। इस दौरान सदर व्यापार संघ के महामंत्री सुनील दुआ ने बताया कि नीचे लटके तार और अव्यवस्थित तार कभी भी किसी हादसे को न्योता दे सकते थे, इसलिए यह अभियान चलवाकर तारों को ठीक कराया गया है। इस अभियान में सदर व्यापार संघ के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अभियान के व्यापारियों ग्राहकों ने भी प्रशंसा की। अभियान में विशाल आनंद, रुपेश सिंगल, गुरनाम सिंह, सचिन चोपड़ा, अरुण शर्मा आदि लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और तार प्रॉपर हाइट पे नीचे आती है और व्यापार संघ अपने खंभे पोल यहाँ खूबसूरती बना रहा
साथ हम व्यापार संघ के साथ हैं। मैं देख रहा हूँ कि जब से वाईफाई शुरू होगा इन्होंने एयरटेल का क्या होता है, आप नया कनेक्शन खराब हुआ नई तार डाल दी, पुरानी को तो क्लियर करो। आग लगी है, खंभों में तो प्रॉब्लम है, व्यापारी के साथ में साफ नहीं हो जाए। बाजार इतना मीन है, नीचे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में आग लग जाए। इन तारों में आदमी 5 फुट का आदमी लेडीज नहीं निकल सकती, नीचे तार हमारे घर की। परतापुर थाना क्षेत्र के भूरबड़ाल गांव में लगभग 2 हफ्ते पहले उद्योगपति इरफान की पैसों के लेन देन के चलते गांव के ही रहने वाले जावेद ने अपने एक साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने जावेद और उसके साथी को जेल भेज दिया था। सोमवार दोपहर जब हत्या आरोपी का छोटा भाई रियाज और पिता शकील दिल्ली रोड स्थित अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो वहां मृतक सलीम के परिजन भी पहुंच गए और लोहे की रॉड और डंडों से पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर डाली। मृतक के परिजनों ने धमकी देते हुए कहा कि जावेद का परिजन या रिश्तेदार आसपास क्षेत्र में दिखाई दिए तो उनका भी यही हाल होगा। सवाल ये है कि जिस मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया तो उसमें कानून अपने हाथ में लेने का हक मृतक के परिजनों को किसने दिया, और क्या परतापुर में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है जो इस तरह के किसी को व्यापार करने से रोका जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन इंडियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवान मुनिंदर गुर्जर यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ कमिश्नरेट चौराहे पहुंचे, थाली चम्मच बजाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, देश में जो सरकारें चल रही हैं वो किसान, युवा और मजदूर विरोधी हैं। किसान की सुनवाई नहीं हो रही है, युवाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, 80% से ज्यादा युवा बर्बाद है। उन्होंने कहा कि जब देश में कोरोना आया था तब पीएम मोदी ने कहा था कि थाली चम्मच बजाओ, कोरोना भगाओ, देश बचाओ। ठीक उसी तरह थाली चम्मच बजाओ, बीजेपी भगाओ, किसान बचाओ, संविधान बचाओ और युवा बचाओ का नारा भी दिया। पहलवान मुनिंदर गुर्जर ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 25 जून को कमिश्नरेट चौराहे पर महापंचायत होगी, उसमें जो भी निर्णय होगा उसे सभी किसान मजदूर मानेंगे और शासन प्रशासन खुद जिम्मेदार है। जो देश में सरकारें चल रही हैं, किसान, युवा, मजदूर की एक दुश्मन है सरकार। बिल्कुल कोई किसान का सुनवाई नहीं हो रही, युवा की सुनवाई नहीं हो रही, युवा बर्बाद होगा। 80% युवा देश में बर्बाद है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब कोरोना आया था कहा था कि थाली चम्मच बजाओ, क्योंकि एक नया ड्रामा काट के लाते हैं ये। उस थाली चम्मच से कोरोना भाग जाएगा। हम भी कह रहे हैं थाली चम्मच लेकर आए सब किसान मजदूर, थाली चम्मच बजाओ और बीजेपी को भगाओ, किसान बचाओ, संविधान बचाओ, युवा बचाओ। खनन माफियाओं के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुर्जर यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ कमिश्नर चौराहे पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। कमिश्नर कार्यालय में खनन माफिया और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पवन गुर्जर ने आरोप लगाते हुए बताया कि मुंडाली थाना क्षेत्र के बड़ला गाँव में खनन माफियाओं ने बिना परमिशन के करीब 6 से 7 फुट मिट्टी अवैध रूप से उठा ली, जिसके विरोध में किसान संगठन के साथ कुछ किसान मौके पर पहुंचे और जेसीबी, पोर्कलेन मशीन और 14 डंपर पकड़ लिए और मौके पर ही धरने पर बैठ गए। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि सभी अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद बामुश्किल मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने मुंडाली थाने में सभी वाहन सीज करवाए। यूनियन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि खनन के मामले में जो भी दोषी हो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारे संगठन ने लगभग 6-7 तारीख में सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले गाँव बड़ला में अवैध रूप से मिट्टी का खनन चल रहा था। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं जिनके खेतों की मिट्टी भी वहां से उठा ली गई जबरदस्ती। उसको लेकर के हमारे साथी बैठे हैं शुभम त्यागी, युवा जिला अध्यक्ष, संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पटवारी आए और देखा कि 6-7 मीटर तक की मिट्टी वहां से उठा करके बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। कई बार फिर सूचना दी, कोई अधिकारी नहीं आया। मौके पर किसान यूनियन ने धरना लगा दिया किसान संगठनों के साथ। 4-5 दिन तक धरना चला, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोग डीएम साहब, एसडीएम साहब, तमाम अधिकारियों को फोन पर बार बार सूचना दी, तब जाकर के वहाँ 14 डंपर, 1 पोकलैन मशीन और 1 जेसीबी मशीन सीज की गई। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए आपके जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि सतीश मावी नाम का व्यक्ति भूमाफिया है और मवाना रोड पर ट्रांसम स्कूल की एजुकेशनल भूमि पर लगी मेड़ा की सील को तोड़कर अवैध रूप से कॉलोनी काट रहा है, जिसमें अवैध रूप से मकान बनाए जा रहे हैं और बिजली के खंभे लग गए हैं और सड़क भी बनाई जा रही है, जिसके चलते अवैध कॉलोनी का ध्वस्तीकरण और भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा कठोर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही डीएम को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि उस जोन के जो भी जेई और मेट है उनकी संपत्ति की जांच करवाई जाए। इसके साथ ही आपने ज्ञापन के माध्यम से ये भी मांग की है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन पर आधारित फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने जो रोक लगाई है उसे तत्काल हटाया जाए। माता सावित्रीबाई फुले
और जो फूले साहब ने पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की बहन बेटी की शिक्षा के लेके जो काम किया था, उस पर जो पिक्चर रिलीज होने वाली थी फूले, उस पर रोक लगाने का सेंसर बोर्ड ने किया। जब एक तरफ इनको पसंद करने वाली कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने वाली पिक्चर आती है तो सेंसर बोर्ड उनको धड़ल्ले से पास कर देता है। लेकिन जब पिछड़े शोषित वंचित तबके के लिए, उनकी महिलाओं की शिक्षा के, उनके उत्थान के लिए, सामाजिक समरसता के लिए जो पिक्चर बनती है, उस पर ये लोग ब्रेक लगाने का काम करते हैं। अधिकारियों की ड्यूटी के प्रति लापरवाही की वजह से मवाना तहसील परिसर अवैध पार्किंग का अड्डा बन गया है। तहसील में आने जाने वाले लोग जहां मन करे वहां गाड़ी पार्क कर चले जाते हैं, लेकिन इस तरफ तहसील के जिम्मेदार अधिकारी आंखों पर काली पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। मवाना तहसील में एसडीएम कार्यालय, सीओ कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, उप कोषागार कार्यालय सहित दर्जनों महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग अपने अपने कामों से आते हैं, लेकिन नियम कायदों की परवाह किए बगैर ही बेतरतीब तरीके से दोपहिया वाहनों को सहित बड़ी बड़ी गाड़ियां पार करके चले जाते हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि तहसील में एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले अधिकारियों की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है, जिस कारण से अवैध तरीके से वाहन पार्क करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एनएस डिग्री कॉलेज में तृतीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने भगवान परशुराम जी की तस्वीर कॉलेज के प्राचार्य मनोज अग्रवाल और कॉलेज के स्टाफ को भेंट की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित अरविंद शर्मा, भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा और तरुण शर्मा रहे, जबकि कार्यक्रम के मुख्य आयोजक कृत्योग शर्मा, गौरव पारशर और पारस शर्मा समेत सभी छात्रों ने भगवान परशुराम जी के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। ब्राह्मण समाज से जुड़े पंडित अरविंद शर्मा ने आगामी 30 अप्रैल को निकलने वाली भगवान परशुराम की शौर्य यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटने के लिए शपथ दिलाई और आह्वान किया। इसके साथ ही कमल दत्त शर्मा ने ब्राह्मण समाज में एकजुटता लाने की बात कही। इस दौरान अतुल ठाकुर, करण पुंडीर, आयुष शर्मा और कुशल गिरी समेत कई छात्र उपस्थित रहे। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर जो शौर्य सभी यात्राओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने कॉलोनी में और ये आज हमारा 21 तारीख को भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पे हमने कार्यक्रम आयोजित करा है। इस कार्यक्रम में हम भगवान श्री परशुराम जी की तस्वीर पे फूल माला अर्पण करके उनको सम्मान करेंगे और फिर ये हम तस्वीर अपने कॉलेज के मैनेजमेंट को भेंट करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है वो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाना चाहते थे सभी, तो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम आज किया जा रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छा संख्या बल, यहाँ के स्थानीय छात्रों का बहुत अच्छा संख्या बल आया है, जिसकी हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। सोमवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे सैनिक सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों ने डिफेंस कॉलोनी में करोड़ों की जालसाजी गबन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि महेंद्र सिंह, रहनुमा खानम, सलमान खान, अभिनव त्यागी, हकम सिंह और रण सिंह ने पिछले 5 सालों में जमीन के नाम पर जालसाजी कर करीब 5.5 करोड़ रुपए का गबन कर लिया और उनके खिलाफ गंगानगर थाने में और एसीएम 2 से भी शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर समिति के पदाधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये सैनिक सहकारी आवास समिति जिसमें करीब 10-12 करोड़ का घोटाला जांच में कम पकड़ा गया, तो उसमें रिकवरी के रिकमेंडेशन हुई है 5,47,63,561 की। वो रिपोर्ट देने आया था और ये भी बताने आया था कि ये घोटाला कैश में जाएगा तो 20 करोड़ तक। मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें हुई है और पुलिस की फेलियर की वजह से, क्योंकि पुलिस 4 साल से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बरामद नहीं कर पाई, इसीलिए जो 10-11 करोड़ का घोटाला वो मात्र 5.5 करोड़ तक सिमट कर रह गया। महंगाई दवाइयों के विरोध में होलसेलर एंड रिटेलर केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम डॉक्टर अशोक कटारिया से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि डॉक्टर्स अपने पर्चे पर अपनी ही दवाइयां लिखते हैं, जो या तो उनके आसपास के ही क्लिनिक पर मिलती है या उन्हीं के ही नर्सिंग होम में मिलती है, जिससे मरीज परेशान होते हैं और महंगी दवाई लेने में मजबूर होते हैं। जबकि उनकी मांग है कि डॉक्टर्स ऐसी दवाइयां लिखें जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो सके, जिसकी कीमत ज्यादा न हो। आज हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिले। हमने मुख्य रूप से उनसे मांग रखी कि जो दवाइयाँ क्लिनिकों में कैद हो गई है और डॉक्टर केवल अपने यहाँ ही बनवा करके दवाई बेच रहे हैं, वो दवाइयाँ कैद से मुक्त होनी चाहिए और वो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे मेरठ शहर में हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए। अगर दवाइयाँ उपलब्ध होंगी तो उससे मरीज का शोषण होने का चांस 0 हो जाएगा और उससे सहूलियत बढ़ जाएगी। और इसमें जो भारत सरकार का एक सपना है, उत्तर प्रदेश सरकार का सपना है कि रोजगार की बढ़ोतरी होनी चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए, उससे लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर ही पर्चा लिख रहा है, डॉक्टर ही दवाई बेच रहा है और डॉक्टर ही अपने यहाँ सारे के सारे टेस्ट कर रहा है। तो हमारी
उसके यहाँ पे जिला इनसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हमने मांग करी कि एक टीम का आप गठन कीजिए, गठन करके जो क्लिनिक है और जो नर्सिंग होम है उसमें एक पट्टिका लगनी चाहिए कि ये दवाई सब जगह उपलब्ध है। बवाना पुलिस ने मानव तस्करी से संबंधित मुकदमे में महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीम ने 13 अप्रैल को ग्राम तिगरी के रहने वाले मनीष की तहरीर पर दर्ज मानव तस्करी के मुकदमे में वांछित चल रहे 4 आरोपियों देवबंद थाना क्षेत्र के गाँव कुजरवाड़ा के रहने वाले वंश ऋषिपाल, नीरज और देवबंद थाना क्षेत्र के ही मंगलोरा की रहने वाली महिला रेनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए 4 आरोपियों के पास से 48,960 रुपए समेत कई आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खाने के पैसे मांगने पर होटल संचालक के बेटे को गोली मारने वाले आरोपी नागेंद्र को प्रतापपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी नागेंद्र के ऊपर पहले से ही 5 मुकदमे दर्ज है, लेकिन आरोपी को पुलिस का संरक्षण इस कदर मिला हुआ था कि वो वारदात करता गया, जेल जाता गया और फिर आकर अपराध करता चला गया। दरअसल मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मोहद्दीनपुर दिल्ली रोड स्थित दीपक होटल का है। आरोप है कि सोमवार सुबह खाना खाने आए खड़खड़ी के रहने वाले नागेंद्र से जब कैश काउंटर पर बैठे होटल संचालक के बेटे अमन द्वारा पैसे मांगने पर कहासुनी हो गई। आग बबूला हुए नागेंद्र ने अमन के साथ मारपीट शुरू कर दी। गुस्साए नागेंद्र ने पिस्तौल से अमन के पैर में गोली मार दी और फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना प्रतापपुर में मोहद्दीनपुर चौकी पड़ती है, वहाँ पर एक दीपक होटल है। कल रात्रि 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसमें से एक पक्ष में एक व्यक्ति है नागेंद्र पहलवान, इसके द्वारा फायरिंग की गई है। फायरिंग में जो होटल कर्मचारी है उसके पैर पे गोली लगी है। जो कर्मचारी है उसे उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ उसकी हालत अभी सेफ बताई जा रही है। नागेंद्र पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लिसाड़ी के थाना क्षेत्र में गुरुद्वारे के प्रधान सेवादार जसपाल सिंह चावला की मोबाइल स्टेटस पर अश्लील फोटो देखकर पंजाबी समाज के लोगों ने विरोध किया और विरोध दर्ज कराने के लिए जैसे ही वो प्रहलाद नगर के गुरुद्वारे पर पहुंचे तो सेवादार और सेवादार के साथियों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष लिसाड़ी के थाने पहुंचा और पुलिस कार्रवाई के लिए थानेदार से बात की। समाज के लोगों ने वीडियो पुलिस को भी दिखाई। वहीं मुख्य सेवादार जसपाल सिंह चावला का कहना है कि उनका मोबाइल हैक हो गया था, किसी ने उनके मोबाइल पर अश्लील वीडियो डाल दी थी और वो वीडियो डिलीट कर रहे थे तो गलती से वीडियो स्टेटस पर लग गई। उन्होंने तत्काल ही स्टेटस से वीडियो डिलीट कर दी। वहीं लोगों ने जो तहरीर दी है उसके अनुसार सेवादार पक्ष के गुरप्रीत, सोनू और बंटी के साथ कई लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर लिसाड़ी गेट थाने शिकायत करने पहुंचे। इस मारपीट में कई महिलाओं और पुरुषों को गंभीर चोटें आई हैं। कल रात को 1 बजे में कॉल आती है कि चावला सिंह जी ने एक वीडियो वायरल करी अपने स्टेटस पे। हम आज शाम को, मैं दिल्ली गया हुआ था, मैं शाम को आया हूँ, हम गुरुद्वारे सिर्फ बात करने गए हैं। वहां पर पहले से कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। हम वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने पहले हाथापाई शुरू करी हमारे साथ, फिर मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे पिताजी के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरी गर्दनें दबाई हैं 4 लोगों ने मिलके। मेरे को पूरी जान, मेरी एक ने, क्या नाम था उसका, सोनू के भाई ने, विनय ने, इन तीनों ने मिलके मेरे को जान से मारा। गुरुद्वारे में हम गए हैं बात करने के लिए, एक गंदी और नग्न वीडियो डाली है चावला साहब ने। अच्छा। प्रधान जो बनता अपने आप को है प्रधान, लेकिन बना हुआ है, लेकिन ऐसी गंदी और नग्न वीडियो डाली है। उसके बारे में बात करने गए हैं कि बताओ ये क्या वीडियो है। तो वीडियो कहाँ पर, किस चीज पर डाली है? अपने फोन के स्टेटस में डाली है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर रविवार देर रात काले रंग की स्कॉर्पियो कार ने गुरुकुल डोरली रोड पर अपने आगे चल रही मारुति कार में जोरदार टक्कर मार दी थी। कार में टक्कर मारने के बाद चालक ने स्कॉर्पियो गाड़ी बेगम पुल की तरफ भगा दिया। पल्लापुरम थाना पुलिस को मारुति कार चालक सादिक ने तुरंत इसकी सूचना दी, जिसके बाद पल्लापुरम थाना पुलिस ने वायरलेस कट ट्रैंक चौराहे पर स्कॉर्पियो गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्कॉर्पियो कार चालक ने अपनी गाड़ी वापस मोदीपुरम की तरफ भगा दी। उधर मोदीपुरम फ्लाईओवर के नीचे चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को रोक लिया। चौकी इंचार्ज शैलेंद्र कुमार ने बताया कि गाड़ी पर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का झंडा लगा हुआ था और यह गाड़ी गांव धजू के रहने वाले परमजीत की थी, जो कि संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कार सवार दोनों लोग नशे में धुत थे और कार पर शीशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी, जिसको सीज कर दिया गया। मेरठ छावनी परिषद ने जामुन मोहल्ला लालकुर्ती में खोल रखा है मौत का कुआं। पिछले 2 साल पहले नाले की पुलिया तोड़ दी थी, जो आज तक नहीं बनी, जो रोजाना लोगों को मौत की दावत दे रही है। छावनी परिषद मेरठ में जब से जाकिर हुसैन मुख्य अधिशासी अधिकारी बनकर आए हैं, तब से लोगों का जीना मुहाल हो गया है।
जनहित के कार्यों से छावनी परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है। ना ही पुलियाओं पर मुंडेरियां हैं और ना ही क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था है। हाँ, साहिब के बैठने के लिए एसी की पूरी व्यवस्था है, जिसकी वजह से साहब अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे ईमानदार अधिकारी का क्या फायदा जिसकी ईमानदारी ऑफिस तक या दिखावा मात्र हो, जिसका जनता को कोई भी लाभ नहीं मिले। ऐसा अधिकारी ईश्वर किसी भी छावनी परिषद को ना मिले। जनहित में जारी। सिटी की सरकार, सिटी का रिपोर्ट कार्ड ग्राउंड जीरो से, ग्राउंड जीरो पर कैंट का इलाका, कैंट के इलाके में गंदगी है या इलाका ही गंदा है, ये आप डिसाइड करिएगा। हम उन गरीब लोगों के साथ हैं जिनके यहाँ पर इस समय ना तो इज्जत घर है, शौचालय है, ना ही उनके घर के लोग स्वस्थ हैं और ना ही नल चल रहे हैं। इस पूरी एपिसोड पर एक विस्तृत रिपोर्ट सिटी की सरकार में, सिटी के रिपोर्ट कार्ड में, कैंट की सरकार में, कैंट के रिपोर्ट कार्ड में। ये रसोई 2025 के परिवार की है। ये रसोई उस स्थिति की है जब टैबलॉइड बंटते हैं। ये रसोई गंदे पानी में रसोई, और ये गंदे पानी में अगर रसोई देख लेंगे तो फिर आप वाकई रात भर सो नहीं पाएंगे। निकलने की बड़ी दिक्कत हो रही, बच्चे तक नहीं निकल सकते। वो तो क्या नाम, कोई कौन? सतीश शर्मा के मरा तो नहीं कोई? सतीश शर्मा यूँ कहते हैं कि कोई मरा तो नहीं। मरेगा नहीं तो जब भी आएंगे वो, बताओ। कोई मरा तो नहीं तो कोई मरेगा तभी यहाँ पर आएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। हमें घूम के आना पड़ रहा है। हम यहाँ पर खाना वाना सब बनाते, देखो कैसे बनाएंगे। किसी का कुछ रसोई नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, तो घर के द्वार तो बनाएंगे। कितना मच्छर हो रही है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ पर जाएंगे हमारे, यही तो खेले कूदेंगे। जब इतना भर रहा है तो कोई कैसे रहेगा। वोट तो हमने यही दिया था, क्या नाम, ये मन्नू को दिया था हमने। नहीं, बड़ा छोटा वोट जब विधानसभा के चुनाव हुए थे बीजेपी को दिया था, कांग्रेस। हाँ, उन्हीं को दिया था, बीजेपी को दिया था। क्या हुआ जी? ये कल मैं मिनी मेट्रो के अंदर आ रही थी, मेरी मिनी मेट्रो उसके अंदर पलट गई। मेरी बहुत चोट आई है, मेरे पति की बहुत चोट आई है, मेरे पूरे शरीर में गुम चोट आई है, मेरे पति के सारे हाथ पैरों में चोट आई है। सर, आपकी तरह कोई गरीब नेता आपने देखा है? गरीब नेता देखा है? देखा कोई नहीं। जिसको वोट दिया है उसको नेता को गरीब देखा है? अब तो वो है डॉक्टर साहब, गरीब है वो। गरीबी है इस टाइम, तो फकीर है वो। तो जब यहाँ कुछ नहीं करवा रहे, सुनते ही नहीं, फकीर से फकीर है, हमसे ज्यादा गरीब है वो। हम तो अमिता अग्रवाल के पास भी गए, डॉक्टर के पास भी गए। वोट ही नहीं देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे। इस मोहल्ले में हम किसी नेता को नहीं घुसने देंगे। इस मोहल्ले में किसी नेता की एंट्री नहीं होने देंगे। गरीब भाग भाग के सारी पब्लिक जा रही है। 6 महीने पहले मैं भी गिरी हूँ, गाड़ी भी डूब गई। अभी 5-6 दिन पहले सांप की गाड़ी गिरी है। कैंट के विधायक से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ की ये बाउंड्री हो जाए, ये पुलिया बन जाए, और इस तरह की गंदगी नहीं चाहती हूँ मैं बिल्कुल भी। अगर वो नहीं सुनना चाहते हमारी प्रयास, तो फिर हमारी ये योगी जी के पास भेजिए आप लोग गए हैं मुख्य अपने विधायक के पास? हम गए, क्या ही बार गए, हाथ जोड़ कर पैर छू करके हमारी बाउंड्री बनवा दो, पुलिया बनवा दो। मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ नहीं। अब आप ऐसा मस्जिद और मंदिर बनाने से भी क्या फायदा? जो गरीब की हाई निकल रही है वो मस्जिद और मंदिर से आपकी पूरी नहीं होगी। आपने मस्जिद बनवाया, मंदिर बनवाया, पर गरीबों की कोई सुविधा नहीं की। सोमवार को द्वितीय अंतरवाहिनी पीएससी पश्चिमी जोन की हेडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन मुख्य अतिथि डीआईजी कलानिधि नेथानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने वाहिनी के खेल ग्राउंड पर खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करके किया। वाहिनी के बैंड की धुन पर सभी टीमों ने टर्नआउट में मार्च पास किया। मुख्य अतिथि द्वारा सलामी मंच से इस प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की गई। साथ ही सभी प्रतिभागियों को खेल की शपथ दिलाई गई। प्रतियोगिता में 14 वाहिनियों की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। हेडबॉल प्रतियोगिता में पहले मैच में 38वीं वाहिनी पीएससी अलीगढ़, दूसरे मैच में 47वीं वाहिनी पीएससी गाजियाबाद, तीसरे मैच में 24वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद ने जीत हासिल की, जबकि चौथा मैच 15वीं वाहिनी पीएससी आगरा और 8वीं वाहिनी पीएससी बरेली और 5वें मैच 44वीं वाहिनी पीएससी मेरठ और 9वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद के बीच खेला गया। वहीं बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पहले मैच में 47वीं वाहिनी पीएससी गाजियाबाद, दूसरे मैच में 6वीं वाहिनी पीएससी मेरठ, तीसरे मैच में 28वीं वाहिनी पीएससी इटावा विजय रही।
क्या नगर निगम की बोर्ड बैठक केवल एक मुद्दे पर आधारित होनी चाहिए? इस पर आप जितनी चाहे बहस कर लीजिए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर बोर्ड प्रस्ताव पारित होने के बाद सभी खुश थे। मेरठ हापुड़ सांसद अरुण गोविल के प्रस्ताव को ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने एक बड़ी सफलता बताई और बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों आज की जरूरत है। सुनिए अपने जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर उनके विचार। बीजेपी जिस मुद्दे को भी लेकर जाती है, जनता के समर्थन के साथ, जनता के उन नुमाइंदों के साथ लेकर आके बढ़ती है जहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन धरातल पर नजर आता है। मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने एक प्रस्ताव रखा और उसके बाद इस सदन में, जो नगर निगम का सदन है, उसमें ध्वनि मत से वो पारित हुआ। हाँ, उस ध्वनि मत में कुछ अपोजिशन की आवाज भी आ रही थी। एक तरफ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर थे, तो दूसरी तरफ आंगनबाड़ियों की समस्या उठाने वाले एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, और महापौर तो थे ही। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं अरुण गोविल जी से। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक मुहिम बन गई है, मिशन बन गया है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये देश के हित में है, देश की प्रगति के हित में है, देश की आर्थिक स्थिति के हित में है, इसलिए ये इसको मुहिम बना दिया गया है और इससे देश को बहुत फायदा होगा। हमारे बड़े संसद में भी आप पहुंचे, आज छोटी संसद में भी आए, कुछ आकर कुछ अलग सा माहौल नजर आया है? एक ही तरीके का माहौल है? हमेशा ये होता है कि कुछ लोग किसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट पूर्ण बहुमत के साथ ये पास हुआ है। मुझे लगता है खाली एक या दो लोग ऐसे थे जिनको शायद कोई आपत्ति रही होगी, अदरवाइज पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ। तो बहुत अच्छा, सभी लोगों को बात समझ में आई है और सभी लोग इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज पार्षद और सभासद अगर उनको बात अच्छी लगती है तो वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों को समझाएंगे आगे, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मत है कि इसको इस जो भी थॉट है, जो विचार है, ये इसको थोपा नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से। पूरे लिए एक जनमत इसके लिए तैयार किया जाए, और जनमत तैयार तभी होता है जब हम उनके साथ शेयर करते हैं इन बातों को, उन्हें समझाते हैं कि देखिए ये इस तरह से है और इसका ये फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक उनकी पहल है एंड आई एम श्योर कि ये देश के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। सर, बजट को लेकर, खर्चे को लेकर, सुरक्षा को लेकर 3 पैरामीटर्स पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर डिबेट। बिल्कुल सही बात है, खर्चा कम होगा ही होगा, क्योंकि बार बार जब होता है तो हर चीज़ फिर नए सिरे से तैयार करनी पड़ती है, तो तैयार करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं और सबको पता है कि इलेक्शन में कितने पैसे खर्च होते हैं। फिर सुरक्षा जो है, सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ती है, वो एक थोड़ा सा है जो अभी सोचना होगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है उसके लिए कुछ चेंजेस भी करने पड़े थोड़े बहुत, लेकिन ये विचारों के साथ, और जब तक हम विचार विमर्श नहीं करेंगे तब तक ये अंदाज़ा नहीं हो पाता इन चीज़ों का कि वो कैसे होंगी। बेसिक यह है कि धारा 356 जो है कि केंद्र सरकार किसी भी सरकार को, राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती है। ये पुराने बहुत सारे सालों में ये बहुत बुरी लत जो है वो सरकार, केंद्र सरकारों को पड़ गई थी बेसिकली, कि जब देखो जब जिसको चाहे वो उतार देते हैं। पूरा समय जो है वो इलेक्शन में खर्च हो जाता है। पहले आचार संहिता लग जाती है, फिर उसके बाद रिजल्ट आने में फिर 1 महीना चला जाता है, तो पूरे मतलब 3 महीने ऑलमोस्ट खर्च हो जाते हैं। वो 3 महीने जो राज्य की प्रगति में लगाए जाने चाहिए, देश के विकास में लगाए जाने चाहिए, वो बेकार हो जाते हैं, उसमें कोई काम नहीं हो पाता बिल्कुल भी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये तय किया गया है कि इस तरह का प्रस्ताव, जो इस तरह की मुहिम एक चलाई जाए। फिर इस मुहिम चलाने से पहले जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। उस समिति की रिपोर्ट यही आई है, 80% जितने उनके पास प्रतिक्रियाएं आई थी 27,500, उसमें ऑलमोस्ट 80% लोगों ने कहा कि नहीं, एक साथ कराए जाने चाहिए। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये कहा कि एक साथ कराए जाने चाहिए। जो लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये कहा कि एक साथ कराए जाने चाहिए, वो यही देश के हित में होगा। तो इसलिए मुहिम चलाई गई ना, आई एम श्योर देश को इससे बहुत फ़ायदा होगा और ये हर जगह, हर निगम में, हर बोर्ड में इसी तरह से, हर एसोसिएशन में इसी तरह से पास होगा। आप घर घर रामायण के साथ इसे आगे करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करें। देखिए, घर घर रामायण जो है वो बिल्कुल एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक वो है ना, लेकिन वो भी अच्छाई के लिए है, ये पूरे देश की अच्छाई के लिए है एक तरह से। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं। आंगनबाड़ियों का आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर किस तरीके से एमएलसीज का रुख सामने आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आज नगर निगम में जो प्रस्ताव आदरणीय अरुण गोविल जी, हमारे यशस्वी लोकप्रिय सांसद जी ने रखा और उस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया, और नगर निगम के सभी पार्षदों ने लगभग 2-4 को छोड़ दिया जाए, जैसा हमारा ये देखा जाए कि सर्वसम्मति से पास हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस पूरे बोर्ड को बधाई देता हूँ और
सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2-4 लोगों ने विरोध किया, वो विरोध करने वाले लोग जिस मानसिकता के हैं उस मानसिकता को आप अच्छी तरीके से, वो क्या औरंगजेब की मानसिकता के हों, बाबर की मानसिकता के हों या पाकिस्तान की विचारधारा के हों, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज देश के अंदर ऐसे ऐसे इस कालखंड के अंदर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। क्या 356 ए हो, 3 तलाक हो, 56 ए हो, राम मंदिर का निर्माण हो, 3 तलाक, जितने भी आपके कानून पास हुए, वक्फ बोर्ड का कानून पास हुआ, ये एक देश की समृद्धि और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए है। लगभग एक सदी 100 साल के आने वाले 100 साल का एजेंडा इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है और वो विकसित भारत के 2047 के सपने को पार करने के लिए और विकसित भारत के 2047 का सपना जो इस देश के समृद्ध लोगों को मिले, उसी के धारा में मैं अरुण गोविल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा किया गया प्रस्ताव पास हुआ और सभी बोर्ड के मेंबरों को बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ फोटो सेशन चल रहा है, क्योंकि जब सांसद और रामायण के कलाकार बीच में पहुंचते हैं तो सभी लोग फोटो खिंचवाते हैं और यहाँ पर मुद्दा भी बड़ा सेंसिटिव है और इस मुद्दे को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मिक्स पॉपुलेशन रहती है और शायद वहीं से विरोध की आवाज उठी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे मुद्दे आप बहुत सदियों से उठाते रहे, यूनिवर्सिटी की राजनीति में भी, राज्य की राजनीति में भी और केंद्र की राजनीति में भी अब ये मुद्दा आ गया। कैसे इसकी महत्वपूर्णता है? मैं सिटी हलचल के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हुए, आज समय की मांग, देश की मांग है कि देश में एक देश और एक चुनाव हो। और अभी आपने मेरठ दक्षिण का जिक्र किया, लेकिन मैं बताते हुए मुझे खुशी है कि मेरठ नगर निगम के 90 सम्मानित पार्षदों में से लगभग 98% पार्षदों ने समर्थन किया है और ये एक अच्छे संकेत है। और मुझे लगता है कि मेरठ के विकास के लिए जिस तरह से हमारे मेयर साहब और उनके साथ सभी पार्षद जुड़े हुए हैं, आज माननीय सांसद जी के द्वारा यहाँ प्रस्ताव रखा गया, हमारे एमएलसी भाई धर्मेंद्र भारद्वाज जी और सभी माननीय पार्षदों ने उसमें सहमति दी है, एक अच्छा संकेत है। और मैं कह सकता हूँ कि मेरठ आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। ये समय की आवश्यकता है, समय भी बचेगा, आर्थिक संसाधन भी बचेंगे और मैं कह सकता हूँ कि देश के हित में ये निर्णय है, इसलिए सब उसका स्वागत भी कर रहे हैं। सुमेंद्र भाई, मुझे आपको ऊर्जा राज्य मंत्री के तौर पे देखते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन मुझ में तो हमेशा आपकी एक ही छवि नजर आती है, वो ही यूनिवर्सिटी के लीडर। और उस यूनिवर्सिटी के लीडर जब चुनाव की बात करते हैं तो इस सरकार को डायरेक्ट लग कर देना चाहिए था इसे अप्लाई। क्यों जनता में मत बना रही है, जनमत क्यों बना रही है? देखिए, हम लोग कोई तानाशाही सरकार का हिस्सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनमत के आधार पर काम करती है। आपने देखा होगा पहले कांग्रेस की सरकारें रहती थी, वो इस तरह के निर्णय लेती थी, लेकिन 2014 के बाद लगातार माननीय मोदी जी जो भी निर्णय लेते हैं, पहले वो लोगों के बीच में सर्वे कराते हैं और लोगों के जनमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और हम लोग जिस विचारधारा के लोग हैं, हम सबकी सहमति बनाकर सबके से विचार विमर्श करके आगे बढ़ते हैं और उसी की एक प्रक्रिया है, उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक और सवाल, एक मुद्दा खत्म होता है, दूसरा मुद्दा खड़ा हो जाता है। अभी पुराना मुद्दा वक्फ बोर्ड का दवा भी नहीं है, अब एक इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है। देखिए, देश के सम्मानित नागरिकों को एक उम्मीद जगी है कि देश फिर से विश्व गुरु बनेगा और जब तक विश्व गुरु नहीं बन जाता है, देश हित में जो भी निर्णय लेने होंगे, माननीय मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार वो निर्णय लेगी। अब मैं एक नागरिक से पूछ रहा हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या ये कॉन्सेप्ट उतारा जा सकता है? देखिए, 100% और मुझे लगता है कि देश के सम्मानित नागरिक आज इस बात को समझ रहे हैं कि देश की आवश्यकता है एक देश एक चुनाव। और मोदी जी के नेतृत्व में जो आज एक छवि बनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वप्रिय नेता के रूप में मोदी जी की पहचान है और योगी और मोदी जी के आधार पर हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि देश का जनमत और देश के सम्मानित नागरिक उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखिए, हम लोग नैतिकता के आधार पर ही काम करने वाली विचारधारा के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा प्राथमिकता के आधार पर, मैंने कहा ना, जो देश के हित में जो भी निर्णय लेने होंगे, हमारी सरकार माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में निर्णय लेगी। बस अंतिम प्रश्न, जनसंख्या अधिनियम पहले आ जाना चाहिए था। मैंने समय की आवश्यकता के अनुसार जो देश के हित में निर्णय होंगे वो सरकार लेगी। आपसे इसलिए हाथ मिलाने का मन करता है क्योंकि आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी में पास होते हैं। अब महापौर साहब हैं, 90 में से आपने 78 लोगों को अपनी तरफ कर लिया, 80 लोगों को तरफ कर लिया, 10 लोगों के विरोध का कुछ मतलब है? देखिए, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, जो आज यहाँ पर नंबरिंग थी, मेजॉरिटी से ये प्रस्ताव पास हुआ है और हमारे 17 नगर निगम है हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, मगर
हमारे लिए गर्व का विषय क्या है कि जो हमारे आदरणीय सांसद हैं वो सिर्फ एक सांसद ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में उनकी एक छवि अलग ही छवि है और एक बहुत बड़ा नाम है। तो हमारे लिए बल्कि पूरे मेरठ महानगर, पूरे पश्चिम बेल्ट के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि ये प्रस्ताव, पहली बात तो प्रस्ताव बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा प्रस्ताव है, वन नेशन वन इलेक्शन। और ये प्रस्ताव हमारे आदरणीय सांसद श्री अरुण गोविल जी, हमारे राम जी ने रखा है। ये संदेश पूरे भारतवर्ष में जाने वाला है, क्योंकि राम जी का जो आज उन्होंने यहाँ बोला है, ये संदेश एक मेरठ महानगर, ये पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष तक पहुँचेगा, आप देखना। और जहाँ तक आपने कहा 10 पार्षद नहीं, मात्र 3 पार्षद, 3 नहीं बल्कि 2 थे, एक और बैठ गए थे उस समय। हमारे मंत्री जी हैं, ये यूनिवर्सिटी में यहीं पढ़े और यहीं ये प्रस्ताव पास हो रहे हैं। ये सबको इनके बारे में अच्छे से पता है, इनके होते हुए सब चीज़ें पास वैसे ही हो जाती हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आज एक बहुत बड़ा संदेश गया है यहाँ पर, और ये प्रस्ताव इस मेरठ महानगर से अरुण गोविल साहब ने रखा था, ये एक बड़ा संदेश है। महापौर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये प्रस्ताव टाउन हॉल में होता, ऐतिहासिक इमारत में होता, 1889 की बिल्डिंग में होता, तो उसके ज्यादा मायने नहीं थे? देखिए बता रहा हूँ मैं आपको, वो इस समय वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, नंबर 1। दूसरा, ये पहली बात तो यूनिवर्सिटी है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जगह, इससे बड़ा संदेश, जहाँ हमारे छात्र शिक्षक होते पूरे समाज की सेवा करते हैं, और ये जहाँ पर हुआ है वो हमारे महापुरुष, युग पुरुष, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, अटल सभागार के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो इससे बड़ी जगह और क्या हो सकती है? अंतिम सवाल अरुण गोविल जी के सामने पूछ रहा हूँ, बाहर से आए हैं, मुंबई के वासी हैं, मेरठ के नगर निगम में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रख रहे हैं, आप तीनों की तरफ से प्रस्ताव क्यों नहीं है? मैं ये सबकी तरफ से ही बता रहा हूँ, मैं सबकी तरफ से बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात, अरुण गोविल जी यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, वो इस मेरठ महानगर के ही निवासी हैं। उसके जहाँ तक बॉम्बे ये सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तभी आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में अरुण गोविल जी को राम जी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, आपने सवाल करा। दूसरा, ये हमारे आदरणीय सांसद है, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री जो हैं विधायक हैं दक्षिण से, हमारे भारद्वाज साहब, सब इस सदन के पदेन सदस्य होते हैं। तो ये यहाँ पर इनका पूरा अधिकार है अपने प्रस्ताव रखने का। इनका प्रस्ताव पास बहुत अच्छे सर्वसम्मति से हुआ है। मात्र 2 पार्षद हैं, 2 पार्षद AIMM के हैं, जिनका ना तो कोई, भाई OBC क्या है आपको पता है। अब इतने अच्छे आज यहाँ पास हुआ, हम उसका नाम लेके ये सब डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, है ना। हाँ, कहाँ हमारे जहाँ राम जी का नाम चल रहा, वहाँ ये OBC कहाँ से जिक्र आ गया भाई साहब? चलिए, देखिए, राम जी का नाम चल रहा है। देखिए माननीय सांसद जी, क्योंकि उच्च सदन हमारा जो लोकसभा है वहाँ के सदस्य भी हैं और इस मेरठ के माननीय सांसद हैं, उनकी जन्मभूमि यही है और हम लोगों के लिए खुशी है कि उन्होंने अपनी कर्मभूमि भी मेरठ को ही चुना है। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है। सदन में प्रस्ताव आया, अच्छी ध्वनिमत से पारित हुआ है। मैं सभी पार्षदों का हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ। बस जी। इस क्षण के लिए सबसे बड़ी बात यह है, जो आज भी आप साक्षी बने हो, इस यज्ञ के लिए मान लीजिए आप, उसमें अरुण गोविल जी ने जो प्रस्ताव रखा, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। इसे हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। हर 17 के 17 निगम में पास होगा, लेकिन हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि अरुण गोविल जी द्वारा रखा गया। सबसे बड़ा 12 निगमों में तो ये प्रस्ताव पास हो चुका है, 5 बचे। सर, अंतिम सवाल, रामचरितमानस की संकल्पना, राम राज्य की संकल्पना वन नेशन वन थ्योरी से साकार होगी? बिल्कुल होगी। आप ये समझिए, ये एक ही किताब के सारे पन्ने हैं। कभी ये पन्ना खोल लीजिए, कभी ये पन्ना खोल लीजिए, कभी ये पन्ना खोल लीजिए, किताब एक ही है। जी हाँ, किताब है हमारा देश सबसे बड़ा, हमारी भारत माता, वो किताब है हमारी। हम उसे पढ़ रहे हैं, उसे ही पढ़ाएंगे। और हमारे इस काम को सबसे अच्छा जो अंजाम दिया है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। भारत माता की। जी हाँ, आपको लग रहा है ना इंटरव्यू खत्म नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू चलता रहना चाहिए, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि पूरी तैयारी के साथ आते हैं। बीजेपी की पार्टी है और बीजेपी की पार्टी जब प्रस्ताव लेकर आती है तो उसके ड्रॉबैक्स और सारे ब्लैक एंड व्हाइट जो पैचेस हैं उन सब पर बहुत गहन चिंतन होता है। और जब MLC धर्मेंद्र भारद्वाज, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और उनके अलावा यहाँ पर अरुण गोविल जी सांसद मेरठ हैं, तो इस प्रस्ताव को लेकर
जो गूंज जाएगी वो दिल्ली तक नहीं जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सिटी हलचल जरूर आपकी राय भी लेगा। क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं या इसमें कुछ खामियों पर जरूर विचार विमर्श करना चाहिए? अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल। जनप्रतिनिधियों से बातचीत के बाद पार्षदों से बातचीत की गई। पार्षदों से भी जाना इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा कहां से आ गया और नगर निगम की राजनीति में इसकी क्या उपयोगिता है। साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश की गई कि क्या जनसंख्या कानून का मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है। सुनिए अपने पार्षदों सुमित शर्मा, अनुज वशिष्ठ, प्रवीण अरोड़ा, गगनदीप गौतम, संदीप रेवड़ी और सुमित मिश्रा से यह दिलचस्प बातचीत। 19 तारीख को बोर्ड बैठक हुई, जरूरी मुद्दे 19 तारीख को ही निपटा लिए गए। 21 तारीख को बोर्ड बैठक थी, किसी को मुद्दों की नहीं मालूम थी, सब अपनी अपनी तरफ से मुद्दों के बारे में सोच रहे थे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मुद्दा उठेगा, टैक्सेशन का मुद्दा उठेगा, वो जो 1.5 लाख घर छूटे हुए हैं उनका मुद्दा उठेगा, बीवीजी का मुद्दा उठेगा, कूड़ों का मुद्दा उठेगा। लेकिन मुद्दा कौन सा आया? वन नेशन वन इलेक्शन का, यानी कि सारे क्लीन बोल्ड। खुद बीजेपी के पार्षद भी क्लीन बोल्ड और पूरा सदन भी क्लीन बोल्ड। क्लीन बोल्ड हो गया संदीप भाई कि मुद्दा ही नहीं मालूम था ये मुद्दा आएगा। मैं इसमें ये कहता कि पार्टी की तरफ से हाईकमान का आदेश था कि आज वन नेशन वन इलेक्शन क्योंकि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर 6 महीने कोई ना कोई चुनाव आते हैं, उससे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। अगर ये हो जाएगा तो जनता के पैसों की बचत होगी और देश। आपको मालूम था 19 तारीख को कि ये मुद्दा डिस्कस होगा 21 को? जी मुझे मालूम है, इसलिए मैंने आपसे बात करी है, क्योंकि आप कोर कमेटी के। सुमित, ये जो मुद्दा हुआ, इस मुद्दे में सारे बोर्ड के बैठक के मुद्दे तो रह गए, वन नेशन वन इलेक्शन आ गया। देखिए भाई, तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात यदि आती है तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और देश के लिए सबसे पहली बात है। नाली खड़ेंगे 10 दिन बाद भी बना लेंगे, यदि देश की प्राथमिकता की बात है और कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। अगर रात को भी अगर सवाल आएगा तो उस पर जवाब देश के हित में होगा। और इस समय ये एक इलेक्शन, क्योंकि हम इंटरप्ट होते रहते हैं समय समय पर, कभी निगम के चुनाव होते हैं, कभी विधायकी के होते हैं, कभी सांसद जी के होते हैं और बहुत सारे इलेक्शन होते रहते हैं, जिसकी वजह से देश की जनता भी सफर करती है और अननेसेसरी एक्सपेंस भी होते हैं। जी मिश्रा जी, क्या ये मुद्दा इतना जरूरी था कि आज ही डिस्कस होता, बाकी सारे मुद्दे पीछे हटा दिए? देखिए, आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले का आज हम सबको उसमें आहुति देने का मौका मिला है। आप ये देखिए कि कितना बड़ा देश के लिए एक फैसला होने वाला है, जो कि आगे आने वाले समय के लिए याद रखा जाएगा। बहुत बड़ा लाभ देश को मिलेगा, जो हम सब लोगों के सामने आएगा। वो दोनों तरीके से, समय, पैसा, हर चीज की बचत देश के लिए, जिसको विभिन्न योजनाओं में आगे देश हित के लिए लागू किया जा सकता है। इसको तो बाद में भी डिस्कस कर सकते थे या आज ही डिस्कस करना था? देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, इस भावना से काम करती है भारतीय जनता पार्टी। उनके लिए देश पहले है, चाहे वो किसी जाति किसी समुदाय से बिलोंग करे। वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र से जुड़ा ये सबसे बड़ा मुद्दा जो आज हमारे सदन के माध्यम से पास किया गया है। जैसे कि भाजपा आगे भी ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर काम करती रही है जो राष्ट्र हित में रहे हैं, उसी तरह से ये मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में दिया गया है। इस पर जनमत हो रहा है और उस जनमत के माध्यम से इसे कानून बनाया जाएगा। आप क्या कहोगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा जी कि जैसा साथी पार्षद ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित के लिए ही है और देश का पैसा जो बार बार चुनाव में व्यर्थ होता है उसको जनता की बेहतरी के लिए दोबारा लगाया जाएगा। तो ये अच्छी पहल थी और माननीय सांसद जी ने कहा, ध्वनिमत से पारित हो गया है। सारे पार्षदों को कंट्रोल करने के लिए इससे बेहतरीन मुद्दा कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में आउटसोर्सिंग कर्मचारी वर्सेस पार्षद था, उससे ध्यान ही हटा दिया। मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का। नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुद्दे खत्म हो गए। अभी तो कार्यकाल इस निगम का, इस बोर्ड का 3 साल का और रह रहा है और हर बोर्ड की बैठक में कुछ न कुछ नए मुद्दे आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र हित का मुद्दा था, जिसमें पूरे संपूर्ण देश में सभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, सभी सदनों में, विधानसभा में, सभी राज्य के विधानसभा में, लोकसभा में चर्चा हो रही है। जनमत इसमें लिया जा रहा है और हमारा सभी पार्षदों का मानना ये है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले 3 तलाक का मुद्दा किया, 370 धारा 370 का मुद्दा उठाया था, ऐसी ये भी एक देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। और ये माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो वो देख रहे हैं आगे आने वाले समय को देखते हुए जो उन्होंने निर्णय लिया है देश के हित के लिए, ये स्वागत योग्य है। हम सभी पार्षद इसका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आज बोर्ड की बैठक में इसका समर्थन करते हुए इसे पास किया है और हम सभी मांग भी करते हैं कि इसमें विलंब ना करते हुए जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए पूरे देश भर में।
आप चारों पांचों एक ही एज ग्रुप के हो, जब भी आउट ऑफ द वे आप लोगों से डिस्कशन होता है जनसंख्या को लेकर आप सब लोग चिंतित हो। मैं आप सबसे छोटा छोटा क्वेश्चन, चारों पांचों लोगों से एक ही क्वेश्चन है, क्या जनसंख्या कानून पीछे है या ये पहले है? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो पहले नहीं आना चाहिए? नहीं, पहले वो भी आना चाहिए, लेकिन ये अभी 2 साल के बाद इलेक्शन है। जनसंख्या तो हम शुरू से लेकर बढ़ ही रही है कंटिन्यू, ये 1 साल बाद भी हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हमारे ऊपर अब 2 साल बाद फिर ये विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसके बाद फिर ये आपका नगर निगम का आ जाएगा, फिर आपका लोकसभा का आ जाएगा, तो हम चुनाव से ही जूझते रहेंगे क्या? जनसंख्या देखिए, आज आपने जो ये प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मीडिया समय समय पर इस प्रकार के प्रश्न देता रहता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी ये देती है मैसेज कि भाई किन चीज़ों को आगे लाना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, मुझे विश्वास है माननीय मोदी जी भी इस प्रकार से विचार कर रहे होंगे। देखिए, जनसंख्या कानून जो है वो माननीय मोदी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक विजन है कि देश हित में सभी कानूनों को धीरे धीरे पास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो कानून है इसके पास होती है। मुझे लगता है कि आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी जनसंख्या कानून पे भी तुरंत ही कोई ना कोई फैसला लेंगे और देश हित के लिए ये कार्य जरूर करेंगे। ये जो आपने जनसंख्या कानून की बात करी है, ये बिल्कुल ठीक बात करी है, और इस विषय को लेकर देश में काफ़ी सामाजिक संस्थाएं, संगठन जो हैं इस पे लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को भी सदन में लाएंगे अपने और देश के सामने लेकर आएंगे, और बहुत जल्दी ये भी हमारे को मिलेगा। जनसंख्या कानून पर भाई साहब इससे ही जोड़ देता हूं मैं इसको, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या होगा कि हमें जो है, जो हमारे कानून पास होने में दिक्कतें आती हैं राज्यसभा में, विधानसभा से जो पास होते हैं उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभार इलेक्शंस की वजह से वेट करना पड़ता है। तो जब ये इलेक्शन सब एक साथ हो जाएंगे तो बाकी के जो कानूनों में जो इंटरप्शन आता है कि भाई हम अब ये राज्यसभा में भेजेंगे, फिर विधानसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है, फिर तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी और एक सीक्वेंस में प्रॉपर्ली काम होने लगेगा। इससे हम 100 बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं। यदि हम पहले जनसंख्या पर बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी जगह पर हमें समय समय पर परेशानियां आती हैं कि अभी जैसे 27 में अभी हमारे साथी पार्षद ने बताया वो चुनाव है, फिर 28 में चुनाव है ना, फिर होल्ड पे चले जाते हैं। एक बार सारे पूरे देश के चुनाव एक बार हो जाएंगे, फिर हमारा पूरा फोकस विकास पर, जनसंख्या नियंत्रण पर, हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो उसी पर ही काम करेगा। देश के अलावा और कोई सोच भी नहीं है इन लोगों के पास में। देश ही सबसे बड़ा है और देश के लिए ही समर्पित है। जी हाँ, ये जो बीजेपी की नई पीढ़ी है ना वो हमारे साथ थी। अब बीजेपी का सत्ता हस्तांतरण होगा और जब इन लोगों को और जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी तब ये जो पूरी कैडर है वो तैयार होगी। यही कैडर की कमी सपा और कांग्रेस में है, क्योंकि यहाँ पर विचार विमर्श चिंतन का जो दौर चलता रहता है वो इन सभासदों को नेता तो बना चुका है, लेकिन अब बड़ा नेता बनाएगा। विधायक के लिए तैयार करेंगे, सांसद के लिए तैयार करेंगे, राज्यसभा के लिए तैयार करेंगे। नीति निर्धारकों के तौर पर यही पीढ़ी आगे बढ़ेगी। यानी कि बीजेपी 100 साल पहले की समस्या अभी ढूंढ लेती है और यही प्रॉब्लम कांग्रेस और सपा में, कांग्रेस में, सपा में, बीएसपी में और दूसरी पार्टियों में इन मुद्दों को लेकर कभी चर्चा ही नहीं होती। उनके पास सिर्फ एक मुद्दा होता है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। और ये लोग देश बचाने के लिए अब 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर आ गए। वो अलग बात है कि हमने इनसे पूछने की कोशिश की कि जनसंख्या कानून 1 नेशन 1 इलेक्शन से कम इंपॉर्टेंट तो नहीं है। विचार आपके सामने थे अपने सहयोगी संजय और वीडियो एडिटर संजय सीनियर के साथ के सिटी हलचल। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूर है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।